चलिए आज के इस एनालिसिस में सीधे डाइव इन करते हैं। हम एक ऐसे पावरफुल फाइनेंशियल टूल को एक्सप्लोर करने वाले हैं जो मार्केट की उठापटक से बचकर स्टेबल रिटर्न्स चाहने वाले इन्वेस्टर्स के लिए एक शानदार ढाल है। अक्सर सारा फोकस सिर्फ स्टॉक्स पर होता है, राइट? लेकिन पोर्टफोलियो में असली शांति और बैलेंस लाने के लिए डेट म्यूचुअल फंड्स को समझना एकदम क्रूशियल है। तो आज के इस चर्चा का एजेंडा बहुत ही क्लियर है। 1. स्टेबिलिटी की जरूरत, 2. बॉन्ड्स क्या हैं, 3. डेट फंड का सॉल्यूशन, 4. 4 अलग अलग तरह के फंड्स और 5. क्या ये सच में पूरी तरह सुरक्षित हैं? चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सेक्शन 1, द नीड फॉर स्टेबिलिटी। जब भी स्टॉक मार्केट के अनप्रिडिक्टेबल झटकों से बचने की बात आती है तो इन्वेस्टर्स हमेशा एक स्टेबल ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं। देखिए, इसका कोर फंडा बहुत सिंपल है। एक डेप्ट फंड मैनेजर कैपिटल को स्टॉक्स में नहीं बल्कि सीधे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है। यही वो असली शील्ड है जो मार्केट की वॉलेटिलिटी से बचाकर वो मनचाही स्टेबिलिटी देती है। इक्विटी और डेप्ट के बीच यही सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2, व्हाट आर बॉन्ड्स। अब फंड्स काम कैसे करते हैं ये जानने से पहले इस फाउंडेशन को समझना जरूरी है कि आखिर ये बॉन्ड्स होते क्या हैं। जब भी किसी देश की सरकार या बड़ी कंपनीज को कैपिटल चाहिए होता है तो वो बैंक के पास जाने की बजाय सीधे पब्लिक से फंड्स रेज करते हैं। आसान भाषा में कहें तो बॉन्ड एक पेपर पर लिखा हुआ सिंपल लोन एग्रीमेंट है। इसे एक बहुत ही क्लासिक लोन एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आज 100 रुपए उधार दिए गए, उस पर हर साल 7% का इंटरेस्ट फिक्स हो गया और 3 साल पूरे होने पर वो ओरिजिनल 100 रुपए वापस मिल जाएंगे। बस इतना ही सीधा कॉन्सेप्ट है। अब मन में ये सवाल आ सकता है कि क्या सीधे ही बॉन्ड्स खरीदे जा सकते हैं? आजकल प्लेटफॉर्म्स तो हैं, लेकिन डायरेक्ट बॉन्ड्स के साथ कुछ बड़े हर्डल्स भी हैं। पहला, लॉक इन पीरियड, जहां समय से पहले पैसा निकालने पर नुकसान हो सकता है। दूसरा, इतनी सारी अलग अलग एंटिटीज के रिस्क को खुद से एनालाइज करना बहुत हेडेक वाला काम है। और तीसरा, सबसे बड़ा बैरियर है 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा का हाई मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट, जो हर किसी के लिए प्रैक्टिकल नहीं है। और यही एंट्री होती है हमारे सेक्शन 3 की, द डेट फंड सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं कि कैसे ये कॉन्सेप्ट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सारी रुकावटों को पूरी तरह से दूर कर देता है। ये फंड्स पब्लिक मनी को पूल करके गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में बड़े पैमाने पर डाइवर्सिफिकेशन लाते हैं। यानी एक इन्वेस्टर को सिर्फ एक म्यूचुअल फंड यूनिट मिलता है, लेकिन असल में वो 40 से 50 अलग अलग बॉन्ड्स का मिक्सचर होता है। ये प्रोफेशनल अप्रोच पूरे प्रोसेस को एकदम डेमोक्रेटाइज कर देती है, जिससे कोई भी छोटे अमाउंट से शुरुआत कर सकता है। और इसका रिजल्ट क्या होता है? क्योंकि ये फंड्स इतने सारे बॉन्ड्स के मिक्सचर पर काम करते हैं, इसलिए हिस्टोरिकली इनके रिटर्न्स इस भरोसेमंद 7 से 9% की रेंज में रहते हैं। फिक्स डिपॉजिट से थोड़ा बेहतर और इक्विटी के मुकाबले कहीं ज्यादा स्टेबल। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, सेक्शन 4 टाइप्स ऑफ फंड्स। जरूरत के हिसाब से सही टूल चुनना ही सबसे स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। इन्वेस्टर्स के टाइम होराइजन के आधार पर इन इंस्ट्रूमेंट्स को कैटेगराइज किया गया है। 91 दिन से कम, 1 से 3 साल और 3 साल से ज्यादा। इस टाइमलाइन को देखने से एकदम क्लियर हो जाता है कि कौन सा फंड किस फाइनेंशियल गोल के साथ एकदम सटीक मैच करेगा। सबसे पहले बात करते हैं लिक्विड फंड्स की। अगर बैंक अकाउंट में कोई आइडल कैश या सैलरी का बचा हुआ पैसा पड़ा है जिसे सिर्फ 1 हफ्ते से लेकर 4 महीने तक के लिए सेफली पार्क करना है, तो ये बेहतरीन है। और सबसे अच्छी बात, इनमें 1 वर्किंग डे के अंदर पैसा विड्रॉ किया जा सकता है। क्विक लिक्विडिटी के लिए ये एकदम परफेक्ट हैं। फिर आते हैं शॉर्ट टर्म डेट फंड्स। 1 से 3 साल के गोल्स जैसे कोई ट्रैवल प्लान या इमरजेंसी फंड बनाने के लिए ये आइडियल माने जाते हैं। सोर्स के मुताबिक अगर किसी कैपिटल को आगे चलकर 1 या 2 साल में धीरे धीरे इक्विटीज या स्टॉक्स में ट्रांसफर करना है, तो उस पैसे को पार्क करने के लिए ये बहुत ही प्रेफर्ड कैटेगरी है। इनमें रिस्क लेवल लो से मॉडरेट के बीच रहता है। लॉन्ग टर्म डेट फंड्स थोड़े ट्रिकी होते हैं। 3 साल से ज्यादा के होराइजन के लिए इनमें एक सख्त इनवर्स रिलेशनशिप काम करती है। अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है तो सीधे तौर पर पुराने बॉन्ड्स की वैल्यू और फंड के रिटर्न्स गिर जाते हैं। वहीं अगर रेट्स कट होते हैं तो रिटर्न्स हाई हो जाते हैं। इसीलिए ये कैटेगरी बहुत ही स्पेसिफिक सिचुएशंस के लिए रेकमेंड की जाती है। और फाइनली क्रेडिट रिस्क फंड्स। ये फंड्स लो क्रेडिट रेटिंग वाली कंपनीज के बॉन्ड्स उठाते हैं। रेटिंग लो होने का मतलब है डिफॉल्ट का खतरा ज्यादा होना, इसीलिए ये 11 से 12% जैसा हाई इंटरेस्ट भी ऑफर करते हैं। लेकिन सच कहूं तो सोर्स बिगिनर्स को इससे सावधान रहने की सलाह देता है।
अगर हाई रिस्क लेना ही है तो लो क्रेडिट बॉन्ड्स के बजाय इक्विटी फंड्स ज्यादा बेहतर और लॉजिकल चॉइस माने जाते हैं। तो इस समरी टेबल को देखने से पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। लिक्विड फंड्स शॉर्ट टर्म कैश पार्किंग के लिए, शॉर्ट टर्म फंड्स ट्रांजिशन के लिए, लॉन्ग टर्म लेट डिपेंडेंट होते हैं और क्रेडिट रिस्क हाई यील्ड के लिए। हर फंड का अपना एक स्पेसिफिक रोल है। अब बढ़ते हैं अपने फाइनल सेक्शन की तरफ, सेक्शन 5। क्या ये पूरी तरह सुरक्षित हैं? चलिए 100% एब्सोल्यूट सेफ्टी के इस मिथक को लॉजिकली ब्रेक करते हैं। मार्केट में पूरी तरह सेफ जैसी कोई चीज नहीं होती। रिस्क तो यहां भी है, लेकिन क्योंकि एक फंड में 40 से 50 बॉन्ड्स का एक बड़ा मिक्सचर होता है, तो रिस्क पूरे पोर्टफोलियो में काफी हद तक डाइल्यूट हो जाता है। सारा पैसा किसी एक बास्केट में नहीं होता। डेटा के नजरिए से देखें तो अगर कोई एक कंपनी पैसे चुकाने में फेल या डिफॉल्ट कर भी जाती है, तो भी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी सेफ रहती है। पूरे फंड के ओवरऑल रिटर्न्स पर बस 0.5% से 1% तक का ही मामूली असर पड़ता है। और हां, अगर बात मैक्सिमम सिक्योरिटी की ही हो तो गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट करने वाले लिक्विड फंड्स आते हैं। ये एक ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं जहां डिफॉल्ट होना लगभग इम्पॉसिबल के बराबर है। इन्हें डेट फंड्स की एक्सट्रीमली सेफ कैटेगरी माना जाता है। इस पूरी चर्चा को क्लोज करते हुए सोचने के लिए एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल सामने आता है। क्या क्रेडिट रिस्क फंड्स में कुछ एक्स्ट्रा परसेंटेज पॉइंट्स के पीछे भागना उस बुनियादी सेफ्टी को दांव पर लगाने लायक है जिसके लिए स्टेबिलिटी की तलाश शुरू की गई थी? आखिर डेब्ट फंड्स का मेन पर्पस ही पोर्टफोलियो को शांति और स्टेबिलिटी देना है। इस बैलेंस को फिगर आउट करना ही एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट जर्नी की असली शुरुआत है।